ठीक, सभी को नमस्ते। और आज हम लोग करते करते 17वें सत्र पर आ गए हैं, 1717। ठीक है, एक लंबी यात्रा हुई है इन 15 सत्रों में। पीछे बहुत सारा आपके विचार में बहुत सारी बातें आई होंगी, आपके प्रश्नों में मुझे लगता है बदलाव आएगा धीरे धीरे ना, जिज्ञासा का स्वरूप भी बदलेगा धीरे धीरे, है ना, ऐसा मेरी अपेक्षा है। तो कुछ बातें जो मैंने कल करी, कल ज़्यादातर हिस्सा थोड़ा आपको बैकग्राउंड का सिखाया था, उसमें कुछ बहुत नोट करने के लिए नहीं था, इसलिए नोट नहीं करने के लिए कहा। मैं परसों की क्लास से वापस आगे अब कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा मानव को परंपरा में नियंत्रित करने के लिए ये 3 विधियाँ अपनाई गईं। अच्छा, मज़ेदार बात बताऊँ क्या, पूरा आवर्तनशील अर्थशास्त्र इसी तरीके से कहानी समझते समझते आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये 3 विधियाँ अपनाई गई, भय, प्रलोभन और आस्था। ये जो भय और प्रलोभन, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये मूलतः क्या है, ये किसको नियंत्रित करने के लिए होती हैं? इससे कौन नियंत्रित होता है? अस्तित्व सहज विधि से जीव जानवर नियंत्रित होते हैं, भय से और प्रलोभन से। भय और प्रलोभन से जब जीव जानवर नियंत्रित होते हैं तो इनमें कोई व्यतिरेक नहीं होता। व्यतिरेक मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये नियंत्रित होते हैं और नियंत्रित होने के बाद भूल जाते हैं। इनको स्ट्रेस नहीं आता है। जब इनको फियर आता है तो ये सर्वाइवल के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, अपना बचाव कर लेते हैं, और बचाव करने के बाद किसी के ऊपर ग्रज नहीं रखते हैं। मतलब ये देखो, ये समस्या बनी रहेगी, ठीक है। तो जैसे एक शेर दौड़ के आया, है ना, हिरन का पीछा किया, और हिरन के झुंड में से एक हिरन का जो कमज़ोर हिरन होगा उसको पकड़ के ले गया, बाकी सारे हिरन दौड़े, है ना। और दौड़ने के बाद एक झाड़ के पीछे कहीं छुप गया शेर, फिर वहाँ से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो शेर का खतरा टल गया, उसके बाद सारे हिरन जो हैं आराम से बेखटके फिर से घास चर रहे होते हैं। सारे हिरन बैठ के ये योजना नहीं बनाते हैं कि अब की बार इसके लिए क्या करना है, इसको हम कैसे ठिकाने लगाएंगे। ये नोट करने की बात है। मानव ने जीव जानवरों को, क्योंकि जीव जानवर ही उसकी पिछली कड़ी थे, तो इस क्रम में उसने जीव जानवरों को देखकर जब सीखा ना, उसमें बहुत सारी बातें उसकी छूट गई हैं। अब आपको ध्यान दिला रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपकी पकड़ में आ जाएंगी। ये भी बड़ा खूबसूरत है। कुछ भी छूट गया हो, मानव को ऐसे आप पकड़ाइए, वो पकड़ भी लेता है, आप भी पकड़ लेंगे। देखिए, तो क्या देखा कि जो भय और प्रलोभन है, जब जानवर इससे नियंत्रित होता है तो उसमें कोई व्यतिरेक नहीं होता, है ना। लेकिन मानव जब भय में होता है ना, तो एक तो है उसकी प्राण का भय कि गाय आ रही है पीछे से और आप भी दौड़ के भागे। फिर थोड़ी देर बाद आप भी ना गाय के प्रति मन में ये नहीं रखते हैं, है ना। लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र बना लिया है जिसमें हम जाने अनजाने भय और प्रलोभन विधियों से आदमी को नियंत्रित कर रहे हैं। तो वास्तव में वो भय तो रहता नहीं है, वो वास्तव में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, केवल मानव के में भ्रम रहता है। जैसे अपने बॉस से किसी को भय लगे, परिवार में किसी व्यक्ति से किसी को भय लगे, है ना, अमानवीयता का भय लगे, है ना, कहीं पर चोरी डाका पड़ जाएगा इस बात का भय लगे। अब ये सब वास्तविकता में तो अस्तित्व में था नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में हमारे किस कारण से है, तो अभी हम देखते हैं तो पता चलता है कि मानवकृत जो सिस्टम है, मानवकृत शिक्षा और व्यवस्था, शिक्षा और व्यवस्था, व्यवस्था मतलब तंत्र, सरकारी कार्यालय से लेकर के जो भी पूरा तंत्र है, और शिक्षा तंत्र में भी। तो शिक्षा तंत्र में भी बच्चों को भी हम डराते ही ना, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपका ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा भय और प्रलोभन, अच्छे ग्रेड आने का प्रलोभन और नंबर काट लेने का या फेल कर देने का भय। इसको थोड़ा महीन तरीके से देखना चाहेंगे तो दिख जाएगा आपको स्पष्ट। इसी तरीके से व्यवस्था में भी, है ना, जैसे आपसे फाइन वसूल लिया जाएगा, अर्थदंड, है ना, आपको जेल में पूर दिया जाएगा, इसका इस तरीके से बहुत सारे, मैंने आपको दंड के बारे में बताया था। तो इसी तरीके से व्यवस्था में भी, है ना, या प्रमोशन का, अर्थदंड का जैसे हमने भय बता दिया, है ना, प्रमोशन का,
हमारा जो बिज़नेस वगैरह है उसमें भी इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अभी सब किताब में पूरा आएगा। आपके लिए इशारा कर रही हूँ ताकि आप सोचना शुरू करें। तो शिक्षा तंत्र में भी भय प्रलोभन विधि से, और भय प्रलोभन विधि से हमने बच्चे को ट्रेन कर दिया। हर बच्चा मूलतः जो है, हर बच्चा देखिए थोड़ा सा, हर बच्चा देखिए शिक्षा और व्यवस्था, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। शिक्षा और व्यवस्था, ये जो पूरी मानव परंपरा है इसमें ये दो चीज़ें रहती हैं, शिक्षा और व्यवस्था। इसी को हम मिला करके कह रहे हैं परंपरा, मानव परंपरा। तो शिक्षा जो है यहाँ पर एजुकेशन होती है और ट्रेनिंग होती है ना, यही काम होता है और क्या होता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है। और एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के बाद बच्चा, जिसको बोलते हैं पढ़ाई पूरी हो गई, तो वो कहाँ जाता है, व्यवस्था में, मतलब एक सिस्टम में, एक तंत्र में जाता है ना। और सिस्टम में जा कर के क्या करता है, कोई ना कोई भागीदारी करता है। मूलतः ये चीज़ होती है। अब इसको अभी क्या बोलते हैं, अभी इसको बोलते हैं जॉब, या अभी इसको बोलते हैं बिजनेस। अभी सिस्टम ये है, चाहिए क्या हमको, ये चाहिए था भागीदारी, और एजुकेशन से अपेक्षा क्या थी कि क्या मिल जाए, समझदारी। समझदारी का मतलब सही, सटीक, यथार्थ, सार्वभौमिक समझ। जब उसकी समझ होगी तो सही से हम भागीदारी कर लेंगे। ये वांटेड था, ये डिज़ायर्ड था, ये हमको चाहिए था। अभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, ये जो समझ में हम कुछ ऊट पटांग बैठ गया है ना। जिस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देनी थी वो सब प्राथमिकताएं यहाँ पर बैठ गई हैं, और यहाँ पर सिस्टम को भी हम ठीक से डिज़ाइन नहीं कर पाए। अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो समझ नहीं पाए। तो मानव ने अब जो आधा अधूरा अधकचरा समझा, अधकचरा समझे के हिसाब से कुछ डिज़ाइन किया है। अब इस अधकचरे सिस्टम में जो जॉब है उसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई जॉब ना करो, बिज़नेस करो। अब बिज़नेस करने वाले से आप पूछिए, सबसे ज़्यादा टेंशन में वही रहता है, क्योंकि उसके यहाँ जो लोग जॉब करने आते हैं वो ठीक से जॉब नहीं करते। नहीं, आप लोगों में से जो भी कभी एंटरप्रेन्योर को किसी को देखा हो तो आप देखिए, टेंशन रहती है। बाड़ी पे काम करने जो आते हैं मजदूर, उनको देख लीजिए, उनके सर पे खड़े रहना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। भागीदारी की मानसिकता नहीं आई, श्रम की मानसिकता नहीं आई। ये जो एजुकेशन ट्रेनिंग है उसमें इस तरीके से लोग तैयार हो जाते हैं। नौकरी, एक तो एक्चुअली नौकरी ना आदमी को स्वीकार नहीं है। आदमी नौकर बनने के लिए है ही नहीं डिज़ाइन अस्तित्व में। आदमी को गुलामी स्वीकार नहीं है, लेकिन हमने सिस्टम किस चीज़ का बनाया है, जॉब का। बेसिकली मतलब होता है स्लेवरी बेटा, गुलामी। बॉस जो बोले हाँ जी, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ऐसा ही तो सब सिस्टम है ना। स्लेवरी आदमी का डिज़ाइन नहीं है। तो आदमी यहाँ से एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चलते रहता है। सरकारी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है ना, ऊपर की कमाई भी हो गई, काम करो ना करो ये सब उसमें ढूंढता रहता है। तो श्रम की मानसिकता यहाँ से गड़बड़ा जाती है। खैर, अब अस्तित्व सहज कुछ बात करते हैं। तो अस्तित्व सहज बात करते हैं। मानव परंपरा का मतलब है, मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था। अभी क्या है, अभी देखिए हम बाबा जी क्या बोलते हैं, चूँकि यहाँ पर तृप्ति नहीं है तो अभी अमानवीय परंपरा है, अमानवीय परंपरा चल रही है, और उसमें अमानवीय शिक्षा। अमानवीय मतलब क्या, द्वेषपूर्ण शिक्षा। अभी हमारी शिक्षा कैसी है, द्वेषपूर्ण। द्वेषपूर्ण का मतलब कंपटीशन। कंपटीशन का यही मतलब होता है ना, पहले मल्ल युद्ध होते थे, उसमें आप लड़ाइए, हारिए, जीतिए। अभी कंपटीशन है, यही सब तो चल रहा है। और क्या चल रहा है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं। हम लड़ झगड़ रहे हैं, अभी भी नंबरों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, ऊंचा फील कर रहे हैं, यही सब चल रहा है।
तो अभी द्वेषपूर्ण है ना, कंपटीशन ओरिएंटेड हमारी शिक्षा है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है ऐसी शिक्षा जो है अमानवीय शिक्षा है, ये शिक्षा की विधि नहीं है। इसमें कोई भी बच्चा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। 50 बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं और एक बच्चा फर्स्ट आएगा और फर्स्ट वाला बच्चा भी 100% नंबर नहीं लाता है, फिर भी हम उसको वाह वाह क्या बात है, और बाकी सारे बच्चे उसके तुलना में कैसा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। तो 50 बच्चों की क्लास में एक अच्छा फील करे और बाकी 49 जो हैं खराब फील करें, इससे तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं आएगा। आएगा? अपेक्षा क्या है? निरंतर सुख की हर एक बच्चे में। और कार्यक्रम क्या बना रखा है? कंपटीशन वाली शिक्षा। मूल्यांकन की पद्धति क्या है? अन्य कोई मूल्यांकन करेगा। यहाँ पर जब मानवीय शिक्षा है ना, उसमें स्वमूल्यांकन पद्धति है, इसको भी चेंज किया है। आप बताओगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं, हम थोड़ी बताएंगे। हम कैसे बताएंगे भाई आपको समझ में आया है कि नहीं? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार जैसे हमने आपको समझाया, तो हमने समझाया, अच्छे से समझाया, अपने पूरा दम लगा के समझाया, ठीक। अब इस बात का क्या प्रमाण होगा कि इनको समझ में आया? तो बाबा जी कहते हैं इस बात का ये प्रमाण होगा कि अगर तुमको समझ में आए तुम किसी तीसरे को समझा पाओगे, और अगर तीसरे को नहीं समझा पा रहे मतलब समझ में नहीं आया, ख़त्म। ये पद्धति है, इसी पद्धति से आपका भी मूल्यांकन होगा। हमारे कोर्स में तो होगा, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्योंकि सर्टिफिकेट भी देना है ना, अभी तो हम लोग थोड़ा बीच का सिस्टम अपनाए हैं, केवल सिलेबस को पुश किया है, सिस्टम को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। लेकिन मैं मूल्यांकन इसी आधार पर करूँगी, जितने इन हाउस आपके जो ग्रेड रहेंगे वो मेरे हिसाब से जाएंगे इसी स्वमूल्यांकन पद्धति से। और स्वमूल्यांकन पद्धति में आपको समझाना है, आप किसी और को समझाओगे और लगा कि हाँ आप समझा पाए, 100 आउट ऑफ 100 यही नंबर मिलेंगे आपको। तैयार रहिएगा 100 आउट ऑफ 100 के लिए। 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको हम ठीक से समझा नहीं पाए, और क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, ठीक है। तो भैया अमानवीय परंपरा, और ये सारे बच्चे तैयार होके इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो रहे हैं। बिजनेस का मतलब कम देना और ज़्यादा लेना, यहाँ पर लगाया हुआ है प्रॉफिट, है ना। एक आदमी जो सारा दिन मेहनत कर रहा है उसको पता चला दिन का 1000 रुपये कमाया, और बिजनेस वाले ने अपने नीचे लगा लिए 1 लाख लोग, और इस 1000 रुपये का मेहनत करवा रहा है, उसी चीज़ को 2000 में बेच रहा है, तो 1000 गुणे 1 लाख, इतना उसका इनकम हो गया। समझ रहे हैं ना? ये ऐसे बड़े बड़े मानी लोग होते हैं, इतना इतना उनकी अर्निंग होती पर डे की ठीक है। तो ये आदमी तो हमेशा अमीर होता चला जाएगा, और ये गैप जो है बढ़ता चला जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से, नहीं प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ेगा ना। तो गरीबी अमीरी में असंतुलन बढ़ने की अव्यवस्था हमने बना के रखी है, इसको बाबा जी कह रहे हैं अव्यवस्था। अमानवीय शिक्षा, अमानवीय व्यवस्था या फिर अव्यवस्था, इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्या कार्यक्रम है वो बताती हूँ। ये जो शिक्षा में समझदारी, समझदारी मतलब यथार्थ, सटीक, सार्वभौमिक समझ, उससे व्यवस्था में भागीदारी। लेकिन व्यवस्था क्या है आपको समझना पड़ेगा। देखो मुझे अभी 5/63 पे आ गए अपन। अच्छा ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा है। मेरे को जाना तो चलो इस पे था, ठीक है कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हो गया है। तो भाई देखो मानवीय परंपरा कैसे आएगी इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो मानवीय परंपरा क्या है, ज़रूरी है भी कि नहीं है ना, या केवल हम ही सुखी जाएं इतना ही पर्याप्त है, ये सब सोचना पड़ेगा। मानवीय परंपरा आएगी, बाबा जी कह रहे हैं मानवीय शिक्षा से, है ना। मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था, कभी भी विचार या मानसिकता बदलने के लिए टूल है,
हमारे पास शिक्षा। तो मानवीय शिक्षा से मानवीय व्यवस्था। मज़ेदार बात यह है, अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है, ना ये कठिन है और ना ये कठिन है। मैंने आपको कल भी वो कहा था, जो सत्य होता है ना सबसे सरल वस्तु होती है। तो मानवीय शिक्षा में 3 चीज़ें हमको बतानी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। मानवीय शिक्षा में हम कह रहे हैं बच्चे को ज्ञान कराओ। ज्ञान, ट्रेनिंग नहीं करो। ट्रेनिंग होती है सर्कस में जानवर की, बच्चा ट्रेन नहीं किया जाता है। मानव जो है समझ से नियंत्रित इकाई है, भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित होगी नहीं होगी, है ना। ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रही है। तो मानवीय शिक्षा के रूप में आपको हमें जो देना है कुल 3 चीज़ें बतानी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ये सब अपने आप होगा। इसको लेकिन विस्तार से चर्चा करनी होगी, ऐसा मेरे लिख देने से नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहला है सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब है अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये जो सारी इकाइयाँ क्रियाशील हैं ये व्यापक में संपृक्तता के कारण से हैं। तो ये जो व्यापक है इसको महाकारण कहा है और इसका ज्ञान, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। आज समय मिला तो आज, नहीं तो कल छुट्टी है वैसे मेरी क्लास की, मेरा कल सेशन नहीं होगा, परसों होगा। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। सह अस्तित्व का जब हम दर्शन करेंगे, अस्तित्व सह अस्तित्व है दर्शन किया, तो क्या पता चला इस व्यापक में सभी अंश संपृक्त हैं और उस संपृक्तता वश उनमें गठन की प्रवृत्ति है। और ऐसे बहुत सारे पदार्थ गठित होने के बीच में एक परमाणु मध्यस्थ हो गया, बीचों बीच का 61 अंश वाला परमाणु बना, जो कि क्या बन गया, गठन पूर्ण परमाणु बन गया। तो जब सह अस्तित्व का दर्शन किया तो इसी के फलस्वरूप इसमें एक और चीज़ दिखी जो अभी तक परंपरा में नहीं थी, वो ये थी जीवन ज्ञान। जीवन क्या है, एक गठन पूर्ण परमाणु। ये भी हमने कल आपसे बात करी थी, परसों बात करी थी, या कल परसों जो भी बात करी ना। तो सह अस्तित्व का जब दर्शन किया तो उसी सह अस्तित्व में क्या दिखाई पड़ा, चैतन्य गठनपूर्ण जीवन परमाणु। तो जीवन का ज्ञान मतलब जीवन की क्रिया का ज्ञान। इसमें जिज्ञासा कैसे है, जिज्ञासा तृप्त होगी तो फिर क्या करेगा। और जीवन ज्ञान के फलस्वरूप जब जीवन क्रिया समझ में आती है तो अपने आप एक और वस्तु क्लियर होती है, वो है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अभी हम खड़े हैं अमानवीयतापूर्ण आचरण में, और द्वेषपूर्वक जो जितना अमानवीय हो सकता है उसको हम उतना सफल मानते हैं। अभी हम इसी जगह पर खड़े हैं। कौन कितना शोषण कर सकता है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन ऐसे झूठ बोलता है कि पकड़ा ही ना जाए, ये सब हमारे सफलता के आधार हैं। ये सब समाज में प्रतिष्ठित है, एक लंबे समय से प्रतिष्ठित है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और यहाँ पर हम कोई आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आप एकदम ऐसे शुद्ध बुद्ध हो जाओ कि बिल्कुल कोई हथियार लेके आए आप एकदम मुंडी नीचे करके खड़े हो गए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सर्व मानव में ये कैसे होगा, ये सर्व मानव में कैसे होगा। अगर आपके सामने कोई हिंसा करेगा, आपको हिंसा करनी पड़ेगी अपने बचाव के लिए, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी हिंसा की मानसिकता ही समाप्त हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अब आप में से कोई भी बच्चा ये सोचेगा ही नहीं कि हम किसी को गुलाम बना के रखें। ये अस्वीकार हो गया मानव जाति को। जैसे अभी सारे लोग कपड़े पहनते हैं, आप सोचते थोड़ी कि पत्ते पत्ते पहन के अपन घूमें, नहीं सोचते। हम शिकार करके खाएंगे आज, ऐसा सोचते हैं आप लोग? नहीं सोचते भाई कि आज चलो सवेरे शिकार करने जाएंगे और शिकार करके खाएंगे। ये सब अमानवीयता लगती है आपको। इसी के आपके ही 2-4 पीढ़ी पहले तक ये सब स्वीकार था। एक समय में आपकी 3 पीढ़ी पहले ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी हुई होंगी पूरी तरीके से, और शाकाहार ज़्यादातर लोगों में स्वीकार है। या भारतवर्ष में चलो मान लेते हैं एक लंबी परंपरा रही होगी, है ना।
लेकिन आप भारतवर्ष पूरे भारत में घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा, ब्राह्मण भी वहाँ पर तो नवरात्रि में विशेष, मैं साउथ में थी ना जब बैंगलोर में, तो पहली बार मुझे लगा अरे, तो मुझे इनवाइट मिला कि आज तो कुछ नॉनवेज का स्पेशल है वहाँ पर, क्योंकि नवरात्रि में। यहाँ तो डुंगरी लहसुन बंद कर देते हैं ना, उल्टा है ना हमारा सिस्टम, और तो पता चलता है कि वहाँ पर ऐसा चल रहा है। तो खैर है ना, तो मानवीय शिक्षा में कुल 3 बातें हमको आपको समझानी है। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मेन बात ये समझ में आने से अपने आप जीवन ज्ञान, ये समझ में आने से अपने आप मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो कुल मिलाकर हमको कुल इतनी ही बात समझानी है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप 1 + 1 2, 2 + 2 4 ऐसे जोड़ने लग जाओगे। ठीक है, इसके फलस्वरूप जीने का डिज़ाइन कैसा होगा। आप ये बोलो कि हाँ आपने तो हमको इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब हम जिएंगे कैसे, सिस्टम तो इतना ख़राब है, यहाँ तो अभी भी पैसा चलता है, यहाँ पे तो अभी भी शोषण चलता है, यहाँ तो अभी भी ऐसा चलता है। तो कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होने के फलस्वरूप जो मानव ऐसा तैयार होगा, मतलब जिसको ही मानवीय शिक्षा मिली, तो ऐसा बच्चा, ऐसा मानव, ऐसी मानव संतान को हम कह रहे हैं स्वायत्त मानव। और ये स्वायत्त मानव में कैपेबिलिटी होगी मानवीय व्यवस्था में जीने की, इसको खड़ी करने की। तो मानवीय व्यवस्था के लिए एक नाम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। आज आपको नामों से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बड़ी समस्या है, हम परिवारों में जी नहीं पा रहे हैं। परिवार व्यवस्था की आधारभूत इकाई है। आदमी को आप परिवार से अलग करिए, उसको संबंधों की टीस हमेशा बनी रहती है। आदमी का एक डिज़ाइन है परिवार में पैदा होने का, परिवार में रहने का। परिवार के साथ कैसे जिएगा, तो मूल्यों पूर्वक। ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में ना 3 चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। मूल्य, संबंधों में जीने की समझ जिससे वसुधैव कुटुंबकम या अखंड समाज बने, चरित्र और नैतिकता। और ये केवल मॉरल स्टोरीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको टेक्निकली समझा रहे हैं भाई ये चीज़ है, बिल्कुल विधिवत तर्कपूर्वक कि क्यों ये आवश्यक है। तो परिवार में जीने का डिज़ाइन और पूरी धरती पर समस्त मानवों को अपना परिवार स्वरूप स्वीकारने का डिज़ाइन। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य, एक ऐसा कैसा गांव बने जो सेल्फ सस्टेनेबल गांव हो, जो सरकार की तरफ प्रमुखापेक्षा ना करे। तभी तो सब लोग अभयतापूर्वक रहोगे ना, नहीं तो सब लोग भय में रहेंगे, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। वो डिज़ाइन क्या होगा। बाबा जी ने मानवीय व्यवस्था का एक डिज़ाइन दिया है, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब है अखंड समाज, भेदभाव रहित, पूरी मानव जाति भेदभाव रहित अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। मैं आपके लिए जब एक ही लेक्चर लूँगी तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, ये इतना आसान था, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं समझ में आ रहा है हमको। आज केवल शब्द सुनिए पहले। तो मानवीय परंपरा की अपेक्षा हम सब में है। मैंने जो सुख दुख वाली बात आपने कही ना, अच्छी लगी। तो हमको चाहिए क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये समझ लिया था कि हमको तृप्ति कहाँ पर आएगी, वसुधैव कुटुंबकम। जब तक हम भेदभाव विधि से जिएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो रिसर्च करते करते काफ़ी कुछ सोचा है ना, सोचा कि 4 वर्णों में बांट देते हैं, फिर ऐसे करते हैं, बहुत कुछ ट्राई किया। तो मानव जाति सब कुछ ट्राई करती है और ट्राई करने के बाद उसको अगर ठीक नहीं होता तो उसको डिस्कार्ड कर देती है कि भैया ये नहीं चलेगा। अपना लेते हैं ना हम लोग, नई चीज़ों को अपना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसी अपना लेते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं। जैसे बैलगाड़ी बहुत अच्छी बात है कि इको फ्रेंडली है, लेकिन हमने गाड़ियों को अपना लिया ना, अब हम लोग बेटा बैलगाड़ी में वापस नहीं लौटेंगे, हम कितने भी इको फ्रेंडली हो जाएं। अब हमको अच्छी गाड़ियाँ बनानी होंगी, ऊर्जा संतुलन को पहचानना होगा। हम बैलगाड़ी में वापस थोड़ी जाएंगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बड़े काम कुछ करने होंगे, मिलजुल करके जीना होगा। आदमी वापस स्लेवरी और सती प्रथा और उस
वहाँ उसको पीछे नहीं लौटना है। जो एक बार शाकाहारी हो गया वो वापस लौट के मांसाहारी नहीं होगा। आदमी जब आगे गति कर लेता है ना, पीछे नहीं लौटता। ये आदमी का डिज़ाइन है। जैसे कुछ समझ में आ गया ना, जैसे मैं आपको बोलूँ आपको लिखना आ गया, आप लिखना भूल नहीं सकते हैं। कोई भी सहज बात समझ में आ गई, जैसे जोड़ना समझ में आ गया तो आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कोयले वाली बात आपको बता दी ना, अब आप भूल नहीं सकते हैं, बता दिया, अब आपको आ गया, अब कोई डिज़ाइन नहीं है। आदमी में पीछे लौटने का डिज़ाइन नहीं है। आदमी कोई भी सही बात को पकड़ लेता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मानवीय शिक्षा से मानवीय व्यवस्था। तो अब जो मैं और हमारे जैसे बहुत सारे और लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, एक्चुअली पूरे विश्व में ये प्रयास चल रहा है, लेकिन उसको डिकोड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके दर्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है। उस दर्शन में आदमी को शरीर मान के चल रहे हैं, तो शरीर मानोगे तो आजीविका तक स्टक हो जाओगे आप। आपको मूल्य वगैरह का मूल्य बात है तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, व्यवस्था नहीं है उनके पास, व्यवस्था का कोई डिज़ाइन ही नहीं है। तो किसी को बहुत अच्छा बना देते हैं तो वो व्यक्ति जो है हर जगह से जा कर के लूट पिट के चला आता है। यही तो होता है ना, बहुत सीधा है रे भगवान नो मानस छे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इतने सीधे हैं कि वो जी नहीं पा रहे हैं जो अभी, क्योंकि अव्यवस्था है। अव्यवस्था में जीने का डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मानवीय शिक्षा और मानवीय शिक्षा से मानवीय व्यवस्था। अब एक बार मानवीय व्यवस्था आ गई तो देखो मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम हैं। मैंने आपको इससे पहले भी सिखाए थे। तो व्यवस्था रहेगी और व्यवस्था में 5 आयामों में अपने को काम करना है। तो पहला जो आयाम है शिक्षा संस्कार। ऐसी शिक्षा हो कि संस्कार मतलब पूर्ण यथार्थ सटीक सार्वभौमिक समझ। शिक्षा संस्कार मतलब पूरी शिक्षा जो सही है सटीक है उसकी, पूर्ण सटीक यथार्थ सार्वभौमिक, ऐसे कुछ शब्द लिख देती हूँ यहाँ पर। और सभी को स्वीकार करने योग्य। सार्वभौमिक का मतलब ये सभी, इस दुनिया का सभी, अंग्रेज हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, जैसा भी हो, सब शिक्षा संस्कार। अभी हमारी शिक्षा अधूरी है। हम जब भी किसी समुदाय, जैसे मान लो हमने किसी को ऐसे बना कि हम गर्व से कहो कि हम ये हैं, या फिर हमने कहा कि इस तरीके की जो भी हम समुदाय चेतना, समुदाय मतलब सीमित, जिसकी एक बाउंड्री है। अभी हमारी जब भी सीमा, हम जब एक सीमा रेखा बना देते हैं, या समुदाय चेतना की जो शिक्षा है ना, समुदाय चेतना की शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा नहीं है। गौरव ठीक है, अहंकार गड़बड़ा जाता है। अभी हम गौरव में नहीं, अहंकार में जीते हैं। बोलते तो हैं कि गर्व से कहो और गौरव करो, लेकिन उसका मतलब गौरव नहीं होता है। स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार पोषण कर देते हैं। हम सबको साथ में लेकर के चल ही नहीं पा रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि अकेले अकेले भागने वाले हो जाते हैं। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, इसके ऊपर विस्तार से और चर्चा आएगी, अभी बस आ ही रही है। तो शिक्षा से संस्कार तक, है ना। तो हमारी जो बात है, व्यवस्था कैसी खड़ी हो, जिसको हम कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, उस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में शिक्षा संस्कार एक आयाम रहेगा। जो समझदार लोग होंगे वो इसमें भागीदारी करेंगे। समझदार मतलब जिनको पूर्ण सटीक समझ में आ गया वो सबको समझाएंगे, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग। ठीक है, तो शिक्षा संस्कार। उसके बाद अगला काम है न्याय और सुरक्षा का। न्याय सुरक्षा। अब देखो मैंने एक भाग आपको बताया, न्याय मतलब अस्तित्व में न्याय एक वस्तु है, वस्तु मतलब वास्तविकता है। न्याय का मतलब क्या चीज़, सर्वसुलभता, मतलब शिक्षा सबको मिले, स्वास्थ्य सबको मिले, खाने पीने की वस्तुएं सबको मिले। और सुरक्षा का मतलब है हर एक चीज़ का सदुपयोग हो, मानव चीज़ों का दुरुपयोग ना करे। जैसे कि हमने जो भी हमको बहुत सारा केमिकल्स मिला है ना, यूरिया मिला, ये वो सब कुछ मिला करके हमने उससे बना लिया, वो क्या बनाते, बारूद। अब बताओ हमने पृथ्वी के तत्वों का उपयोग किया या दुरुपयोग किया, है ना। तो सुरक्षा का मतलब होता है सदुपयोग। सदुपयोग किसके लिए, मानवीयता के पोषण के अर्थ में। हमने जो कुछ भी उत्पादन किया वो मानवीयता के पोषण में लगा या अमानवीयता के पोषण में लगा। अभी जो सबसे बढ़िया, सबसे महंगी, सबसे अच्छा कोई उत्पादन होता है, उसको सबसे ज़्यादा ऐसे लोग
क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, अब वही उस चीज़ को खरीदते हैं। जो आदमी सच्चा है, नेक है, श्रम से काम कर रहा है, सबसे खराब वस्तु उसके हिस्से, जो सबसे अच्छी वस्तु है वो उसके हिस्से जो शोषण कर रहा है। तो सुरक्षा का मतलब है सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब है मानवीयता के पोषण के अर्थ में। ये होना चाहिए, अगर ये होगा तभी तृप्ति होगी, वरना तृप्ति नहीं होगी। ठीक है। तीसरी चीज है उत्पादन कार्य। उत्पादन कार्य, कार्य मतलब होता है निपुणता, जिन लोगों को आएगा वही कर पाएंगे इसको। तो उत्पादन कार्य तीसरा आयाम है। उत्पादन का मतलब होता है मिलजुल कर उत्पादन, लेबर विधि से नहीं। देखो हम एक ये भी बात है कि अभी हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से उस सिस्टम में कैसे जाएंगे, उसके 3 स्टेप आपको बताऊंगी। 3 स्टेप में जाएंगे, क्योंकि अभी तो पैसा चल रहा है, अभी तो लोगों में मानसिकता नहीं तैयार है। तो मानसिकता को तैयार करना, फिर मिलजुल कर, जब तक हम वो चीज़ को खड़ा नहीं कर लेते तब तक हमको बीच का कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मिलजुल कर उत्पादन करना और आवश्यकता के आधार पर उत्पादन करना। अभी मैंने 2018 में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था गुजरात में इतना कपड़ा उत्पादन हो चुका है 2018 में कि अगले 30 साल तक हर रोज़, अगर हर रोज़ हर एक व्यक्ति नया कपड़ा पहने तो अगले 30 साल तक कपड़ा उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कपास की खेती करे जा रहे हैं और लोग है ना इतना सारा कपड़ा भर लेते हैं, उनके घरों में भी भरे रहते हैं, लोग जो दुकानों में रखते हैं दुकानों में भरे रहते हैं, और उसमें न जाने कितना केमिकल यूज़ होता है। आपको पता चलेगा बीटी कपास का उत्पादन हुआ, कैसे यहाँ की धरती बंजर हुई। ये अभी शायद 11, 12, 13 का जो शिविर रहता है, एक आप अटेंड कर लीजिए, मेरी तो सलाह है। यहाँ पर चलता है 3 दिन का, आप ज़रूर अटेंड करिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, कि कितना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से पूरी गुजरात की धरती हमने बंजर कर ली है, ऐसी जगह खड़े हैं। ठीक है। तो मिलजुल कर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हम देखिए, जो पूरी की पूरी कपास है ना, या एरंड जैसे है ना बो दिया, जिसको रोकड़िया पाक बोलते हैं अपनी भाषा में ना, मतलब कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स हमने उगाई, उसका एक भी चीज़ हमारे घर में नहीं आती है। ज़मीनें हमारे पास पता चला 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ तक ज़मीन है। अपने खेत में खाने के लिए हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए बाहर से ले आओ। ये कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ? जब हम अंग्रेज़ों के पराधीन हुए तो हमको टैक्स देने के लिए रोकड़िया पाक की ज़रूरत पड़ी, कैश क्रॉप्स की। वो हम मानसिकता को सही नहीं कर पाए। ठीक है। तो मानसिकताओं को वापस से हमको ठीक करना पड़ेगा मानवीयता के अर्थ में। ठीक है। तो मिलजुल कर आवश्यक वस्तुओं का आवश्यकता हमको तेल की है, आवश्यकता हमको साग की है, आवश्यकता हमको और मसालों की है, आवश्यकता हमको दूध आदि की है। ये सब आवश्यकताएं हैं हमारी, है ना। तो मिलजुल कर आवश्यक वस्तुओं का संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादन। अभी हम ऐसे खेती करते हैं कि पूरी धरती बंजर। हम जब खेती करते थे ना, तो हमारे बगल में एक भीखा बाई करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इतना उस पर कपास में दवा छांटते पूरी ज़मीन बंजर कर दी। फिर हमारी बाड़ी के आम बहुत मीठे होते थे, उनके मन में आया हम भी आम डालेंगे। आपको पता है आम को जब उन्होंने डाला तो बारिश में डाला, लेकिन बारिश जैसी थोड़ी सी कम हुई बारिश, तो उन्होंने जो आम की जड़ें थी उन्होंने पूरा वो केमिकल सोख लिया, और उसके पत्ते के ऊपरी आगे के नुकीला जो हिस्सा होता है उसमें आधे हिस्से में वो केमिकल जम गया, और सारे के सारे वो पेड़ जो है मर गए। तब उनको पता नहीं होश आया कि नहीं आया। हमने भी 2020-21 के बाद से फिर खेती बंद कर दी, क्योंकि फिर लगा कि हमको खेती करके हम क्या कर लेंगे भाई, हमको ये करना पड़ेगा, शिक्षा में चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। एक अकेला आदमी खेती कर लेगा तो क्या दुनिया बदल लेगा? नहीं बदल पाएगा। विचार या मानसिकता में इस चीज़ का जाना बहुत ज़रूरी है। मिलजुल कर आवश्यक वस्तुओं का संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादन, है ना।
और दूसरी बात आसान नहीं है, मतलब अगर आपके साथ जो लोग उत्पादन कर रहे हैं अगर उनकी मानसिकता में आप बदलाव नहीं कर पाए तो उत्पादन करवाना आसान काम नहीं है ना। लेकिन हमने काफ़ी सफलतापूर्वक किया, कभी उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। हमने अपने फार्म का नाम रखा था हार्मनी फार्म्स, है ना। काफ़ी अच्छा हमारा पूरा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। खैर, उसके बाद एक और चीज़, विनिमय कोश। विनिमय और कोश, दो काम आदमी मानव जाति को चाहिए। कोश मतलब खजाना, कोश मतलब जैसे आपके घर में आप साल भर में मान लीजिए आपके घर में 50 किलो चावल लगता है, लेकिन आपने देखा होगा आपके माता पिता 50 किलो के स्थान पर 80 किलो या 100 किलो चावल भर के रखते हैं। तो एक मानव में ये और चीज़ है, आदमी को आज कितना खाना वो हर रोज़ का हर रोज़ नहीं चलता है। जीव जानवर के तरीके उसका डिज़ाइन नहीं है, उसको जितनी आवश्यकता हो उससे जब उसके पास अधिक होता है तो ही वो मानसिक रूप से रिलैक्स होता है, नहीं तो उसको चिंता बनी रहती है। तो एक तो ये है कि जो हमने उत्पादन मिलजुल कर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया उसको एक्सचेंज करना। कैसे एक्सचेंज करेंगे, व्यवस्था का स्वरूप आपके सामने आएगा, ठीक है। तो विनिमय करना और उसको संरक्षित करना, जो आपका एग्रो प्रोसेसिंग जिसको हम बोल रहे हैं ना, एग्रो प्रोसेसिंग का एक ये बड़ा भाग है ना। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग में ये भी बहुत बड़ा भाग है, सभी बड़े भाग हैं, ठीक है। पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम से जुड़ता है ये कोर्स, ठीक है। अभी मैं इसको हटाऊं कि इसको हटाऊं, किसी को नहीं हटा सकती ना, ठीक है, सब जुड़ते हैं। और पांचवा भाग है स्वास्थ्य संयम। मतलब हम जो उत्पादन कर रहे हैं, है ना, हमने उत्पादन किया, एक तो पहले संयम मतलब मानसिकता, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, क्या आप में एकदम लाभ की प्रवृत्ति और आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। किसने मेरे को इतना पैसा कम दिया, इससे कैसे खा लूँ, उसका कैसे ले लूँ, यही सब चल रहा है, तो वो संयम नहीं है। संयम मतलब मानसिक स्वास्थ्य, लिख देती हूँ पूरा, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य है न्याय धर्म सत्य दृष्टि के उदय के साथ, और फिर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ, देखिए। जैसे अभी एग्रो प्रोसेसिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, हम लोगों ने आपके कोर्स या सिलेबस में क्या परिवर्तन किए वो बताती हूँ आपको। तो भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, इनफैक्ट नॉट जस्ट भारतवर्ष, बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन को पहचाना गया। मशीन युग या फिर एकदम जब तक इकोनॉमिक सारी व्यवस्था नहीं हो गया ना, इकोनॉमिक तंत्र हावी नहीं हो गया, तब तक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पहचाना गया, है ना। अन्य देशों में भी जो उत्पादन वगैरह किया काफ़ी ठीक ठाक किया, हेल्दी था। तो देखो, जो भी हमारा भोजन है, भोजन या आहार, तो श्रद्धेय श्री ए नागराज जी कहते हैं, अभी हम लोग आहार खरीदते कैसे, बैंगन को देखा तो देखा कैसा लंबे लंबे हैं कि नहीं, सब एक साइज़ के हैं, नहीं सब उनका एकदम, किसी में ज़रा सा भी काला ना हो, कोई और बैंगनी वाले हरे ना हो जाए, ये सब देखते हैं ना, ऊपर रूप देख रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ, ऐसा सब देख के अपन रूप रंग वगैरह देख के वस्तुएं पसंद करते हैं। वास्तव में आहार में जो मूल्य है, मूल्य मतलब होता है उसकी मौलिकता या उसका प्रयोजन। अस्तित्व में आहार है, पेड़ पौधों का आहार है हवा पानी मिट्टी, जीव जानवर का आहार है पेड़ पौधे, है ना, और मानव का भी आहार है पेड़ पौधे, ठीक है। इस तरीके से आहार की व्यवस्था है। तो आहार का मूल्य है आहार में मिलने वाला पोषण, ठीक। अब हमने कहा एग्रो प्रोसेसिंग की हम थोड़ी बात करते हैं। हमने कहा चलिए जी, एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब है शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ठीक। अब हमने कहा अब शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। आलू जो है, तो किसी ने कहा ठीक, आलू आए, आलू को डाल दो कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। देखते जाना, मैं थोड़ा विचार करने की आपको दृष्टि दे रही हूँ। कोल्ड स्टोरेज में डालो। अब ये जो कोल्ड स्टोरेज में डाला, अब ये कोल्ड स्टोरेज जो विधि है ये कैसे चल रही है, ये चल रही है कोयले से, क्योंकि कोयला बनाएगा बिजली, ठीक है। ऐसा ही है ना, हमने एग्रो प्रोसेसिंग किया, कोयले से बनी बिजली, और बिजली मैंने बताया था 4 किलो यहाँ कोयला जलता है, आपके घर तक पहुँचते पहुँचते 1 किलो की बिजली आई। फिर आपने इसको किया ठंडा,
ठीक है। तो मूलतः आपने आलू को एग्रो प्रोसेसिंग किया या मूल्यवर्धन किया या चलो अभी संरक्षित किया, अभी तो मूल्यवर्धन नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा। हमने क्या सोचा, हम इसका संरक्षण कर रहे हैं, दाम बढ़ेगा बेचेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं अपन। और इस चक्कर में क्या जला दिया, धरती का ताप असंतुलित कर दिया। लीजिए भाई, ऐसी हमारी कार्यक्रम क्रिया ये हम कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज हमारी पूरी पॉलिसीज़ भी इसी प्रकार की, कोल्ड स्टोरेज लगाइए, इसमें आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ऐसा सब चल रहा है, पता करिए। तो आप ज़रा सोचिए कि जब मैंने कोल्ड स्टोरेज लगाया तो इस धरती में संतुलन लाया या असंतुलन लेकर के आया? असंतुलन लेकर के आए। अब इसका एक और भाग है, जब भी हम किसी फूड को ठंडा करते हैं, अब ये आयुर्वेद वाला भाग है। मैंने ऐसा सोचा है, अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी, है ना, तो हम एक वर्कशॉप फॉर्मेट में आयुर्वेद को 1 हफ्ते में आपको थोड़ा सिखा देंगे। बहुत तो सिखाना संभव नहीं है, लेकिन इतना सिखा देंगे कि आप सोचने काबिल हो जाओ और ज़िंदगी भर अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सको। फिर आप जब जो भी आगे काम करोगे उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए और थोड़ा देखेंगे कैसे होगा, वो तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि वो 1 ही साल का प्रोग्राम है ना। फिर अगले साल करेंगे, नहीं तो कुछ सोचेंगे, कुछ छोटा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको उस विचार करने का तरीका बता रही। तो आलू को हमने रखा कोल्ड स्टोरेज में। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा चलो भाई हमको समझ में आ गया, अपन ये काम नहीं करें, क्या करें फिर? हाँ, तो मैं ये बता रही थी, जब हम किसी वस्तु को ना फ्रीज में डालते, ठंडा करते हैं, है ना, तो उसमें एक्चुअली वायु दोष बढ़ जाता है, वायु वो विकृत हो जाती है चीज़, और शरीर में वो वायु को बढ़ाती है। और वायु जो है उसको हम ऐसे, विचार वायु शब्द आपने सुना है? विचार वायु बढ़ गई, नहीं सुना? कोई बात नहीं, ठीक, छोड़िए उसको। लेकिन जब हम उसको खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं, 80 प्रकार के रोग। वायु आपने तो पढ़ा होगा ना, वात के 80 रोग, है ना, 80 प्रकार के रोगों की जननी है ये। तो हमने सोचा कि हम तो बस इतना सा सोच के छोड़ दिए, है ना, पीछे का कुछ सोच ही नहीं रहे। तो हमने मूलतः रोग वृद्धि में भागीदारी कर दी, समाज में रोग फैलाने का काम किया। फिर किसी ने कहा चलो ठीक है ये नहीं करेंगे, चलो हम एक काम करते हैं, आलू के चिप्स बना लेते हैं। आलू के चिप्स बनाओ। अब आलू के चिप्स जो हैं, अगर आप इसको घर में बढ़िया ताज़ा ताज़ा बना के खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर ऋतु, जैसे सर्दी की ऋतु आ गई है, अभी आप थोड़ा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, बढ़िया है। लेकिन जब यही आलू चिप्स को आपने पाम ऑयल में तल दिया, अब आपको पता है भारत की सरकार इस बात को अलाउ करती है, जानते हुए कि ये जहरीला है, मानव के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी इसकी मिक्सिंग को अलाउ करती है। गवर्नमेंट बोलती है मुझे नहीं पता कितना, लेकिन 20% आप मिक्स कर लो। लोग पूरा 100% में इसको तलते हैं। ऐसा ही है, ये ट्रूथ है, ये पाम ऑयल। और इसको इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे कंट्रीज से। अभी आपका जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होगा ना, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास, आप लोग को हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके जाएंगे। जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स आप पैकेज देख रहे हैं ना, आप ज़रा पीछे पढ़ना शुरू करिए, पाम ऑयल, और देखिए उसमें पाम ऑयल का कितने घातक नुकसान है। पाम ऑयल, फिर इसमें कुछ नाइट्रोजन फ्लश कर दिया ताकि वो कुरकुरे और जो भी रहे उसका जो भी प्रयोजन हो। अब हमने इसको क्या बना के दे दिया, बेसिकली जहरीला। अच्छा, नॉट टू मेंशन, और आपको बताती हूँ किस तरीके से फूड इंडस्ट्री काम करती है। इसमें इस तरीके के मसाले डाले जाते हैं जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन समझते हैं, मतलब बॉडी, जनक सर इन्फ्लेमेशन को कैसे बताएंगे? इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर जो है, गर्मी एक तरीके की बढ़ जाती है शरीर में, है ना, जलन बढ़ जाती है। लेकिन उससे बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं इन्फ्लेमेशन, जैसे मोटापा बढ़ जाना, श्वास की बीमारी, इस तरीके से इन्फ्लेमेशन के सारे रोग, थायराइड का ठीक से काम ना करना, ऑटो इम्यून डिजीज़ से लेकर के कैंसर तक। कैंसर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। तो इसमें तरह तरह के ऐसे मसाले जो कि बिल्कुल भी स्वास्थ्यप्रद नहीं है। साथ में आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं इसमें कुछ, जिससे ये एडिक्टिव हो जाते हैं।
एडिक्टिव मतलब एक बार खाएंगे फिर कुरकुरे खाने का मन करेगा, फिर खाने का मन करेगा, आपको लत लग जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव वस्तु बनाना नहीं था, हमारा मोटिव है लाभ कमाना। तो लाभ तो तभी होगा जब हम लगातार उसको बेचते चले जाएंगे। तो एडिक्टिव केमिकल्स डाल दिए। अब हम जिसको बेच रहे हैं हमको तो पता नहीं हम किसको बेच रहे हैं, वो हमारा बच्चा तो है नहीं। अपने पराये की मानसिकता तो भरी हुई है, जिसको खाना है खाए, है ना। तो कुल मिलाकर के जहरीला पदार्थ हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया और बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है और हमने खूब सारा पैसा कमाया, फिर बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर में दान कर दिया। अब सोच रहे हैं स्वर्ग जाएंगे। यही सब ट्रूथ है भाई, बड़े बड़े लोग यही सब कर रहे हैं। जहरीला पदार्थ मार्केट में दे दिया, बच्चों के सामने, यही है ना, नहीं है क्या? और स्वर्ग और नर्क मूलतः क्या थी? कल्पना। इसको इसमें नहीं लिखती हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा, है ना। और देखिए हमने मान्यता है ये बेटा, मान्यता है किसकी? स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का भय। नरक का भय। ये धरती स्वर्ग हो सकती थी, है ना, धरती ही यहाँ पर स्वर्ग हो सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कचड़ा करके यहाँ नरक बना के सोच रहे हैं स्वर्ग जाएंगे। आपको जान के हैरानी हो कि मैं कुछ समय में ना, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा और मेरे को थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगी आज से 100 साल पहले तक जो क्रिश्चियनिटी ने जब अपना हेल और हेवन का एक कंसेप्ट चालू किया, तो जो लोग बहुत सारा पैसा देते थे ना, उनको एक सर्टिफिकेट बना के देते थे कि अब आपका इस स्वर्ग का टिकट है, अब आप मरोगे तो सीधा स्वर्ग चले जाओगे। देखिए आपको आश्चर्य लग रहा है ना, आप लोग को हजम नहीं हो रही ना बात। ये सब रियलिटी, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, टिकट टू हेवन इन, अभी कर लीजिए आप, टिकट टू हेवन इन इंग्लिश कंट्रीज, ऐसा कुछ लिखिए, टिकट ऑफ हेवन, अभी देखिए आपको निकल के आएगा। नीलू भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है? ठीक है। मिला टिकट टू हेवन? नहीं मिला? लाइए मैं सर्च करके दिखाती हूँ। टिकट टू हेवन इन इंग्लिश कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, चलिए ये समझिए, हम लोग ऑफ कैमरा इन बातों को डिस्कस करेंगे। अब ये जो आनंद है, जो ऑफलाइन जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेगा, ऑनलाइन जुड़ने वालों को ये आनंद नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे इस पे और क्लियरली, ठीक है। चलिए तो बात पकड़ में आई। आहार में जो मूल्य है वो क्या है? पोषण। और हमने क्या कर दिया? किसका पोषण? स्वास्थ्य का पोषण, है ना। मूल्य को बोलते हैं वैल्यूज। यही तो वैल्यू है, इसके अलावा क्या वैल्यू है? आहार अगर सड़ गया तो आप कहते नहीं खाना मत, इसको बासी हो गया है, और हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं उसकी, कितना बासी खाया जा सकता है, यही तो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं शेल्फ लाइफ। प्रोसेसिंग एक अगली चीज़ है, आयुर्वेद ने इसको समझा है। कोशिश करेंगे उस एस्पेक्ट से आपको समझा पाएँ, है ना। इसके बारे में भी हमने पूरा नहीं विचार किया कि कैसे किसको बुला के कैसे समझवाएंगे। अगर कोई नहीं समझाएगा मैं ही समझाऊंगी। मैंने आयुर्वेद का भी अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, ठीक है, 1-1.5 साल किसी गुरु के सानिध्य में किया है, तो समझाऊंगी, ठीक। तो देखो हम यहाँ पहुँच गए। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देती हूँ, आप थोड़ी कल्पना कीजिएगा। जैसे अभी बहुत अच्छे अच्छे ये क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव्स बोलते हैं इसको, है ना। गांव के सब लोगों का दूध इकट्ठा किया, फिर एक गाड़ी आई, गाड़ी कोयले पे चल रही है, तेल पे चल रही है, और ये सब जगह का दूध इकट्ठा कर करके जाने, ऐसी हजारों गाड़ियाँ फिर एक यूनिट में गई यहाँ पर, है ना, लगा दिया। और उसके बाद उसको प्लास्टिक कहाँ से आता है जानते हो?
पेट्रोलियम से। सुनिए, ये इंटरनेट पे सर्च करिए, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीथीन। मैंने पिछली बार लोक भारती वाले बच्चों का एक वो ले रही थी सेशन, मैंने उसमें बताया था गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो भी पेट्रोल पे चल रहा है, और जो आप फेंकने जा रहे हो वो भी पेट्रोल, वही पेट्रोल ही फेंक रहे हो आप। रॉ मटेरियल ऑफ पॉलीथीन इज पेट्रोलियम। क्लास के बाद सर्च करिएगा, ये सब आपको मिलेगा। तो ये गाड़ी आई, इसने क्या जलाया? कोल पेट्रोलियम। अगर इलेक्ट्रिक है तो कोयला जला रही है ना, और डीजल और ये वाली है तो पेट्रोलियम जला रही है, इसको जलाया। फिर यहाँ गई, यहाँ पे तरह तरह की इलेक्ट्रिसिटी वाली खूब सारी मशीनें लगा ली हमने, कोयला पेट्रोलियम यहाँ पर भी खपत कर लिया। फिर हमने पॉलीथीन में पैक कर दिया और इसको एक ब्रांड का नाम दे दिया, है ना, फलाना दूध पीता है इंडिया, ठीक है। और उसके बाद ब्रांडिंग हो गया। और फिर गांव गांव में ये दुकानें हैं, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है बावले जैसा, और वहाँ पर बस सबको खिलाइए आप। और यहाँ न जाने कितने प्रकार के, यहाँ पर हमने मशीन से जो मिलाया सो मिलाया, साथ में मिलाए खूब सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, है ना, ये सब बना, ये सब कर लिया। और उसके बाद हाँ, हमको वो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका एस्टिमेशन करना ही नहीं आता, मूल्यांकन करना ही नहीं आता। तो हमने कोयला पेट्रोलियम की पूरी ये बना रखी, ये चेन। भैया इसी गांव में दूध यहीं मिल सकता था। यहाँ के लोग क्यों नहीं है हो पा रहा है सही से? क्योंकि ये लोग एकजुट नहीं है, ये आपस में संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कैसे मिलजुल कर ये सब चीज़ें करनी है। वैसे कहा जाता है कि वो लोग गांव में हैं वो इसकी वजह से ही है, और निकल जाते गांव से क्योंकि वो दूध की रेट ही कम। अगर वो दूध का रेट अच्छा मिलता तो गांव में रह सकते। इसको थोड़ा और सोचिए कि भाई, इसको थोड़ा सा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि इसमें ये जो कंपनी है ये फली फूली है कि ये फले फूले हैं? ये बताइए। कंपनी और कंपनी ये बोल रही है कि ये अगर हम ना करें, ये इनके मसीहा हैं। ऐसे ही तो लगता है, नहीं लगता है? इनके मसीहा हैं, क्योंकि इन लोगों को साथ में मिल करके जीना रहना नहीं आ रहा है। इसलिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, ये गांव समृद्ध हो सकता है भैया। खेती, सारा उत्पादन तो ज़मीन से है, खेती और गौपालन, खेती गौपालन, और इसके साथ में इसका मूल्यवर्धन। इसके अलावा आदमी मूलतः करता क्या है मुझे ये बताओ? नहीं तो खनन कर रहा है, कोयला पेट्रोलियम से रिलेटेड कार्यक्रम कर रहा है, और पूरी धरती को पल्यूट कर रहा है। हमारी पूरी इकोनॉमी कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है, और इतना प्रदूषण करने के फलस्वरूप है क्लाइमेट चेंज। देखो जिग्नेश चला गया है ना, इसको सुनना था ये बात। क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का सीधा असर किसके ऊपर है? खेती और गौपालन पर। किया किसने? ये। और इसके ऊपर सवार है एक मानसिकता, थोड़ा मेरे को स्लो करना पड़ेगा अपना हाथ। मानसिकता, और ये मानसिकता किसकी है? लाभोन्माद की। जो व्यक्ति यहाँ पर बॉस बन के बैठा है उसको क्या लग रहा है? मैं लाभ कमा लूँ सारा। इसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, इसका नाम दिए हैं MBA। कोल पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी और शोषण की शिक्षा। ये करने के बाद हम चाह क्या रहे थे? धरती स्वर्ग होगी। गांव गांव में कैंसर फैल रहा है भाई, कार्डियक अरेस्ट, कहीं कुछ न जाने कितने। और स्ट्रेस में तो लोग रहते ही हैं भाई, कॉमन है एकदम। स्ट्रेस है, सर दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, ये सब बिल्कुल कॉमन है। हमको ये पता ही नहीं कि आदमी स्वस्थ हो भी सकता है। हम सोचते ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। हमको लगता है थोड़ा बहुत तो, है ना,
थोड़ा बहुत तो हाँ ले, है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, इसमें क्या है। अरे भैया, ये आँख में चश्मा ये नॉर्मल नहीं है। आदमी की आँख देखने के लिए बनी है। हम ऐसे क्यों हैं? इतनी महिलाओं को थायराइड का इशू है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने सुना अपने आसपास थायराइड की कोई गोली सवेरे खाते ही हैं। डायबिटीज़ इतने लोगों का है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे तो एक मामा जी हैं, सुबह शाम जितने बार खाना खाते हैं उतने बार इंजेक्शन लगवाते हैं। पूरा शरीर सब छेद काला काला हो गया वहाँ पर। ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा भाग ये है, ये कोल पेट्रोलियम, ये पूरा एक चक्र है। ये चक्र है। कोल पेट्रोलियम का प्रयोजन नहीं समझ में आ रहा है। कोल पेट्रोलियम के बेस पे हमने पूरा व्यवस्था, पूरा तंत्र खड़ा कर लिया। इसको डिसरप्ट करना है बेटा, इसके लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा काम है ये। और मिलजुल कर देंगे, बहुत छोटा सा काम है और बड़ा सहज है, क्योंकि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप भी समझा ले जाओगे। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि नहीं समझ में आए। समझ में आई रिद्धि? पूरी कोल पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है। हम ये जो लाइट है ना, इसको भी हम यहाँ पर उत्पादन करके भी इस लाइट को जला सकते हैं। हम अपने क्लासरूम का डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं कि सीधी लाइट आए हमारे पास, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सिंपल ऐसा रूफ डाल दें जिससे लाइट यहाँ पर आए सीधा, नहीं हो सकता। हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ, हम कितने मूर्ख हो गए हैं उसका हिसाब बताती हूँ आपको। हमको पता है कि हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, और पंखा हमने कहाँ टांगा है? छत पे। तो किस हवा को सर्कुलेट करेगा? गर्म हवा। फिर कहेंगे जी एसी लगा दो। ऐसी हम ये कर रहे हैं। हमारे डिज़ाइन में फ्लॉ है। हमको चीज़ों को रीथिंक करना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा। अस्तित्व में रॉ मटेरियल उपलब्ध है, हम उसके सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइंस नहीं बना पाए हैं। जो हमारे ऋषि मुनि ने जो जितना शोध किया, शोध करने के बाद एक समय आया जब मुग़ल काल आ गया, आदमी हम लड़ते जूझते रह गए। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, लड़ते जूझते रह गए, कोई शोध का काम नहीं हुआ। 1920 जब बाबा जी की कहानी सुना रही, 1920 के बाद 1950 में बाबा जी जब अमरकंटक आए हैं, उसी समय देश आज़ाद हुआ था, गणतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो संविधान में उन्होंने एक प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर मिला परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में। उन्होंने उस अपने समाधि से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के साथ एक और प्रश्न को जोड़ा था। उन्होंने सोचा अगर उत्तर मिलेगा समाधि में तो सबका मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो किसी का नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक और ये जोड़ा था कि मानवीय चरित्र का प्रारूप क्या हो। मानवीय चरित्र का प्रारूप क्या हो, ये उनका प्रश्न था। और इस प्रश्न के उत्तर में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था आई, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, अर्थचिंतन निकला, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कोल पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी से बाहर हमको एक आवर्तनशील अर्थशास्त्र, आवर्तनशील व्यवस्था को समझना है और खड़ा करना है। उसमें लगना भर है। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने का इसमें कार्यक्रम है। आपको एक छोटी सी उदाहरण देख के समझाती हूँ। ये है ना, 2-3 साल पहले मैं अपनी मम्मी को समझा रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण देती हूँ। देखो, अस्तित्व की व्यवस्था को देखें जब आदमी नहीं था, ठीक है, तो अस्तित्व की व्यवस्था ऐसी है, जैसे ये पेड़ है ना, ऐसे बहुत सारे पेड़, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं जो है समुद्र है, ये समुद्र है, सूर्य है, ठीक, भाप बन के पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठता है और क्लाउड बनता है। क्लाउड ये गर्म हवा और ठंडी हवा का जो साइकिल होता है, इसके कारण से ये बादल जो है आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचते हैं?
जहाँ पर पेड़ पहाड़ होते हैं, है ना, पेड़ होते हैं, ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर टकराते हैं तो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, जिसको ज़मीन क्या करती है, सोख लेती है और धीरे धीरे, है ना, या नदियों में चला जाता है ना, और नदियाँ जो हैं इस तरीके से नदियाँ चलते चलते वापस समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, एक चक्र बना हुआ है। अब इसमें आ गया आदमी। देखो मैं सिंपल बता रही हूँ, सिंपल डिज़ाइन सिस्टम क्या हो सकता है। तो मान लो ये आदमी आ गया और ये इसका घर है, ठीक। अब इसको करना इतना ही है, और ऐसे ये एक घर नहीं है, ऐसे मान लो ये इतने में, अब तो बहुत बड़ा बड़ा मैंने बना दिया, एक ही घर बन पाएगा। मान लो ये छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, लेकिन ये घर ऐसे झोपड़ी नहीं है, घर है प्रॉपर। ऐसे ना बनाओ भाई, अच्छे घर बनाओ, ऐसे घर बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ऐसा घर, ठीक, ऐसे घर है, और ऐसे 100 घर है। अब ठीक लग रहा है, चित्र ठीक नहीं बनता है कई बारी। तो ऐसे अपने पास ये गांव है, गांव में ऐसे 100 घर हैं। मैं बताती हूँ मैंने ऐसी छत क्यों बनाई है ना। अब यहाँ पर ये पानी जो बरस रहा है, ये सबके पास एक छत है, इसमें हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके लिए व्यवस्था रख सकते हैं, चाहे तो इंडिविजुअल घर की कर लो और चाहे 10 घर की एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सब हो सकता है ना। तो इस तरीके से रेन वाटर को हमने हार्वेस्ट कर लिया। अब जो हम जैसे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को यदि देखते हैं तो एक अरीठा नाम से एक वस्तु मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अस्तित्व में, साबुन मिलता है, पता है आपको? नेचुरल सोप देखा है आपने? नहीं देखा है ना, कल दिखाऊंगी ला के, अगर मेरे घर पे हुआ, नहीं तो यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पर। अरीठा होता है, आप ऐसे ऐसे कर दो, उसमें से सोप निकलता है। वो इंटरनेट पे सर्च करिएगा, नहीं तो आपके ग्रुप में मैं मैसेज डालूंगी, ठीक है, उसको आप देखिएगा। तो ऐसे नेचुरल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोप होते हैं, बस उसको हमने यूज़ किया। और इसके बाद ये जो पानी होता है, इसको एक होता है ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जनक सर आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, है ना। इस तरीके से हमने जो, अब जैसे यहाँ पर हमारा सैनिटेशन है, थोड़ा आपको चित्रण बता रही हूँ। ऐसे मान लो हमने 10 घर या 100 घर, 10-10 मिलके 100 हो जाएंगे, 10 घर का चित्रण करो। तो यहाँ पर हमने एक बायोगैस प्लांट रखा है ना। तो जो मानव का भी जो गोबर गैस प्लांट, हाँ समझ गए ना, बायोगैस, गोबर गैस। तो यहाँ से जो हमारा सैनिटेशन होता है, तो इसमें ऑटोमेटिक सारा सैनिटेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। सैनिटेशन से अपने आप बायोगैस बनती है। बायोगैस से आप जनरेटर चला सकते हो, पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं पता तो पता कर लेना। जनरेटर से आप बिजली बना सकते हो बिजली से घर चला सकते हो, ठीक है। और जो इसके बाद जो वेस्ट होता है ना, ये अपने खेतों में, यहाँ पर मान लीजिए आपके खेत हैं, तो इसको जब हम खेत में डालते हैं, इसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। लिक्विड गोल्ड, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब इतनी उपज इतनी तेज बढ़ती है कि पूछिए मत। अभी यहाँ पर सब आपको बायोगैस प्लांट और सब गोबर गैस पूरा सब दिखाएंगे। हो गया सिस्टम, बढ़िया हो गया। और इसके खेत में चला गया तो मिनरल्स सब खेत में पहुँच गए। और पानी जो है, यहाँ से हमने इसको रोका था, और ये हो सकता है ये तुरंत ज़मीन में नहीं गया, लेकिन लेट्स से 280 दिन बाद यही पानी की बूंद अल्टीमेटली ज़मीन में चली गई। दिखा कि नहीं दिखा? तो हमने ये जिस दिन गिरी थी, वैसे जब तक आदमी नहीं था तब ये धरती पे सीधा चली जाती। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे साइकिल को हैक कर, कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं इसमें। हम कह रहे हैं एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करो जिसमें केवल इसको तुरंत मत जाने दो। आदमी ने इसको ले लिया, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद यूज़ किया, यूज़ करने के बाद ये सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाने के बाद प्रोसेसिंग करके वापस उसने अपने खेत में इस्तेमाल कर लिया। खेत में इस्तेमाल कर लिया तो जो आज जानी थी बूंद, हो सकता है वो 280 दिन के बाद जाए। बस इतना ही तो किया हमने तो कुछ भी गड़बड़ नहीं किया इसमें। अस्तित्व सहज विधि से पानी हमारे पास आ ही रहा है, हम केवल उसको रोक नहीं रहे, और वापस ज़मीन को वापस कर दिया। तो यहाँ हमको ना, यहाँ पर बोरवेल, अभी हर एक व्यक्ति अपने खेत में बोरवेल, तो हमने ज़मीन को भी लौटा दिया, इस्तेमाल भी कर लिया, और अगले साल फिर से पानी आएगा।
और हर बार जानते हैं कितना पानी आता है आपके घर में? आपको अंदाज़ा है आपके घर में कितना पानी आता है? आप में से कोई रेन वाटर हार्वेस्ट आप करते हैं? आपका रेन वाटर पूरा भर जाता है टंका, उसके बाद पानी बरसता है कि नहीं बरसता है? मेरे अनुमान कहें, हम भी करते हैं, मेरे अनुमान से हमको जितना हम हार्वेस्ट करते हैं ना, उससे कम से कम 10 गुना पानी बरसता है। एक समय के बाद फिर हम नहीं कर पाते हैं ना, न जाने कितना पानी तो पहले बहा देते हैं, बहाना पड़ता है, धुलाई कर रहे होते हैं, फिर बारिश बंद हो जाती है। हमारे पास सिस्टम नहीं है डिज़ाइन। अगर सिस्टम डिज़ाइन हो जाए तो हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ये 10 परिवार मिल करके करेंगे तो परिवार समूह इसका नाम है। ऐसे परिवार समूहों को खड़ा किया जा सकता है कि नहीं खड़ा किया जा सकता है? केवल मानसिकता में एक हो जाएं। इनके पास कभी पानी की कमी होगी? सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। ये स्वायत्त हो गए कि नहीं हो गए? स्वराज्य आया कि नहीं आया? इनको किसी के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे 10-10 घर मिल के मान लीजिए पूरे 100 घर का गांव हो गया तैयार, तो ख़त्म, सरकार पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। ये सब कठिन है क्या? एक बायोगैस प्लांट बनाने में जो भी मेहनत लगती लोग एक बार कर लें तो ये सब आसान है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था आसान है मानसिकता के बाद। अभी मानसिकता नहीं है इसलिए कठिन है। कैसे करेंगे? गांव का एक आदमी समझदार होगा ना, एक आदमी, गांव वाले उसको सर पे मुकुट की तरह रखेंगे, क्योंकि हर आदमी में समझदारी की प्यास है। हर व्यक्ति, ये आप किसी को भी समझाइए समझ में आ जाएगा। हमने केवल बीच में पानी की बूंद को 280 दिन के लिए खाते के, जैसे खाते में जमा करते हैं ना पैसा, उसको कोष कर लिया। क्या किया? कोष बनाया। जिसको हमने टैंक कहा है वो कोष माने हमारा खजाना है। इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसको वापस लौटा दिया। ना कभी ग्राउंड वाटर ख़त्म होना है इसमें, खेत तो उपजाऊ होते ही जाना है ना। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। हम अपने गांव को ही नहीं डिज़ाइन कर पाए भाई, अपने घरों को नहीं डिज़ाइन कर पाए। बताया ना कैसे हमने क्या कर लिया है। कुत्ता है ना, कुत्ते को आप देखोगे कितना बढ़िया गर्मी में कीचड़ में अपना ठंडे में बैठता है। हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया, अभी लोहा जो है ये ताप का सुचालक होता है, पढ़ा आपने? ये ताप पकड़ता है। ये भी यहाँ पर तो प्लास्टिक पड़ा हुआ है और ताप को पकड़ेगा, है ना। और सीमेंट है, ताप को पकड़ता है। और पंखा लटकाया उल्टा, ऊपर लटका लिया है। तो हमको ताप की कुचालक वस्तुएं चाहिए घर बनाने के लिए, ताकि सर्दी में घर गर्म और गर्मी में घर ठंडा रहे। हमने ये सब बना लिया और ये सब बनाने के बाद फिर कहे तो गर्मी बहुत लगती, एसी बना लिया। एसी किससे चल रहा है? कोल से, कोयले से। अब कोयला फिर जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, हाय तौबा कर रहे हैं। यही चल रहा है सिस्टम। हर एक रूम में एसी चाहिए क्योंकि तापमान, अब एसी जो क्या कर रहा है, गर्मी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। गर्मी प्लैनेट से थोड़ी ख़त्म कर रहा है एसी आपका, गर्मी निकाल निकाल बाहर फेंक रहा है। पता चला बच्चा यहाँ सर्दी में थोड़ा ठंड में खेलता खेलता एसी से बाहर निकल के गया, बीमार पड़ गया। कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी। और गर्मी, कोयला पेट्रोलियम भी जला लिया और गर्मी भी प्लैनेट से गई नहीं। गर्मी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ये किया हमने। प्रवीण, ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं हम लोग? इसको समझना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है ये समझना। और मिलजुल करके हमारे आप जैसे 10-15 लोग लग जाएंगे ना, पूरा गांव बदल जाएगा बेटा। ये बातों को हमको लोगों के सामने रखना है, क्योंकि जो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो तो दिन में 50 बार एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सही बात का प्रस्ताव कोई रख ही नहीं रहा है। ये काम करना है अपने को, इन बातों को लोगों के ध्यान में लेके आना। आदमी मूलतः बहुत अच्छा मन का रहता है ना, लेकिन उस अच्छे मन में हम कुछ वस्तु ही नहीं डाल रहे हैं अभी, क्योंकि ये है, हम यहाँ खड़े हुए हैं।
लाभोन्माद कहाँ लिखा था मैंने, लाभोन्माद। हमने बच्चे के दिमाग को ट्रेनिंग दे दिया लाभ के उन्माद के लिए। बच्चा बड़े होके क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा। कोई बच्चा ये बोलता ही नहीं स्वीपर बनूंगा मैं बड़े होके, अरे वो तो गंदा। बच्चे को बल्कि डराते हैं, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं ऐसे ही झाड़ू लगाओगे, ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना, ऐसे ही लारी ठेला लगा के घूमोगे, ऐसे बोलते हैं हम। बच्चे को श्रम से, छोटा बच्चा आप देखिए उठा करके झाड़ू, मैं झाड़ू लगाऊंगी, बच्चे में श्रम की मानसिकता रहती है। और हम क्या कहते हैं, बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बच्चा श्रम करना ही चाहता है। हमारे कोई भी बच्चे हैं ना, कोई भी बच्चा पैदाइशी आलसी नहीं होता है, हम उसको विधिवत आलसी बनाते हैं। जैसे आप ही लोगों को ना पूरी शिक्षा की विधि कैसी है, आलसी बनाने की विधि है। ये सब डिज़ाइन बदलेगा धीरे धीरे, ये सब बदलेगा, क्योंकि अभी हमको अमानवीय शिक्षा से अमानवीय व्यवस्था के लिए आपको तैयार करना है ना, इसलिए उस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। जब हमको मानवीय उसके लिए बनाना होगा तो हम आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, हम आपको एक मानव की तरीके ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा ही होगा और कैसा होगा। तो अभी लाभोन्मादी मानसिकता के साथ सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था को समझना एक बड़ा भाग है। जानते हैं ये जितना भी मैं, इतना तो मैं कह सकती हूँ आप सबके चेहरे देख करके, इतना कह सकती हूँ कि आप सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब मुझे ना बहुत कुछ नहीं सिखाना है, तुम लोग गूगल कर लोगे, यूट्यूब में देख लोगे ये कैसे होगा सब। इतना मतलब हर व्यक्ति इतना होशियार होता है ना, उसको रिसोर्सेज गैदर करना आता है। अभी हम पढ़ाएंगे भी आपको, पढ़ाई का भी हिस्सा है, लेकिन विचार देने भर से आपके अंदर जिज्ञासा, कौतूहल और कैसे कर लूँ मैं, वो आ जाता है। इतना अद्भुत है मानव, इतने अद्भुत होते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसको हम कैसे सही करें, इस पे काम करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा और नहीं आज चर्चा करती हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, नोट्स बनवा देती हूँ। मैंने एक्चुअली एक बीच में स्लाइड बना दी थी। तो बस बेटा यही 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों के ऊपर अपने को काम करना है। हाँ क्या, हाँ नहीं मैं तो बदल ही रही हूँ। मैंने ना बीच में एक स्लाइड बनाई थी, ये 3 ज्ञान वाली है क्या, को यहाँ पर रोकते हैं, है ना, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइए।